Good morning, students. Today we discuss about the next part regarding to the protein synthesis. Okay. So we have to know that the protein synthesis, which can be completed into the two mainly process, is called the transcription as well as the translation. Okay. So now we have to discuss about in a detailed description of a transcription, which are asked for the 4 marks regarding to number of the points which are may be carried into 1 mark question MCQ or 2 mark short note, or sometimes maybe only basic points as for the 3 marks. So there may be we have to discuss about the transcription, but basic on the writing skill के बेस पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो जिसमें सबसे पहले आपको पूछा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाएगा वी हैव टू रिटन एज फर्स्ट द डेफिनेशन. So what is mean as the transcription? The process in which transcript, translate होना, ट्रांसफर होना, क्या एक लंबी लिस्ट, एक स्क्रिप्ट जो पहले किसके ऊपर है, डीएनए के ऊपर है, वही किसी एक डीएनए की तरह दिखने वाले एक स्ट्रैंड पर छपना, कॉपी करना. तो जो डीएनए की तरह दिखने वाली जो एक कॉपी की जाने वाली जो डीएनए की तरह स्ट्रैंड फॉर्म होगी, वो ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस में होगी, तो उसमें हम आरएनएज कहेंगे. एंड सच आरएनएज विच आर नेसेसरी फॉर द फर्दर पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. द ट्रांसलेशन इज नोन एज टू बी एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल. ओके. सो यहाँ पर एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन का अगर बेसिक डेफिनेशन हम लिखेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में एक्चुअली जो ही हो रहा है बस उसी को डेफिनेशन में ढाल देंगे. So on DNA template, synthesis of mRNA. On DNA template, synthesis of mRNA, which is most essential for the protein synthesis, is known as to be the transcription, but not singly said as the mRNA. एक्चुअली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में सारे आरएनएस बनाए जाते हैं, जिसे हमने नॉन जेनेटिक आरएनए कहा है. तो नॉन जेनेटिक आरएनए कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मे बी आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए. पर यहाँ हम बात हमेशा एमआरएनए की क्यों करते हैं? क्योंकि एमआरएनए ही एक मेन रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में. आरआरएनए और टीआरएनए उसके हेल्पर आरएनएज है. पर ट्रांसक्रिप्शन में तीनों आरएनएज बनते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए के बारे में मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बेसिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे. सो इस ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले डीएनए खुद जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए इज एक्चुअली द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. डीएनए अपने आप में अगर हम देखते इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द वैटसन एंड क्रिक, तो ये 2 स्ट्रैंड 2 धागों से बना हुआ एक मॉलिक्यूल होता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड होता है. सो उस समय में जिस समय में ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है, उस समय में डीएनए खुद को एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट करके बिहेव करता है. इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में देखा है 3 फैक्टर वर्क एज करते हैं, या उसमें 3 फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं जो डीएनए को पूरी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन में कैरी करते हैं. तो पहली फैक्टर है प्रमोटर, दूसरी है स्ट्रक्चरल जीन्स और तीसरी है टर्मिनेटर. ओके. प्रमोटर क्या है? तो हम पहले भी इन प्रीवियस क्लास और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रमोटर इज जस्ट अ small sequence, just a small sequence of an nitrogenous bases which are present on a DNA strand, which act as just to initiate the process of the transcription, and which is always be present at the 5 prime end of an upstream, चढ़ती हुई upstream of 5 prime end of the DNA strand. Then structural genes एक कॉमन जीन्स होते हैं डीएनए स्ट्रैंड के, जस्ट कैरिंग आफ्टर द प्रोमोटर के जस्ट बाद में जितने भी जीन्स शुरू हो जाते अप टू द टर्मिनेटर. कहाँ तक? टर्मिनेटर तक. यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं द जीन्स और द लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ एन नाइट्रोजिनस बेसिस which are present on a DNA strand or DNA template in between the promoter as well as the terminator is called the structural genes. And such a structural genes is mainly responsible for to copy the DNA strand into the RNA strand or the mRNA. Terminator is also so smallest nitrogenous bases which are present on a DNA template strand at the
downstream, at the downstream of an 3' end of the DNA template strand, which is just necessary for essential for to stop the transcription or to stop the synthesis of the long length in which length it may be the cutted down, or to stop the formation of the length of an mRNA. So we have to say that the terminator is used for the just a termination of an transcription, कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोकथाम करने वाला, रोकने वाला, उसे हम टर्मिनेटर कहेंगे। हमने कहा कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है तो इन दो स्ट्रैंड में से क्या दोनों भी स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होते हैं? क्या दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है? चलो देखते हैं। सो कुछ बेसिक टर्म्स मैंने एक्सप्लेनेटिव बेस पर दिया है, पहले हम इसे समझेंगे, फिर डायग्रामेटिक स्केच में ट्रांसक्रिप्शन समझने के लिए इजी हो जाता है। तो पहले दी है टेम्पलेट स्ट्रैंड, या जिसे डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये ऐसी स्ट्रैंड होती है डीएनए की विच इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए बोलो, या फिर मे बी एमआरएनए बोल सकते हैं, जो हमेशा 3' to 5' ही होती है, उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड या डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड उसे कहते हैं जो डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, रिमेनिंग वाला, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, हमेशा 5' to 3'। Such a DNA strand which is not used in synthesis of RNAs और मे बी नॉट प्रोसेस, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, या आरएनए की प्रोसेस करेंगे या एमआरएनए की सिंथेसिस में यूज नहीं होता, उस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ओके, कभी कभी कहीं जगह पे टेम्पलेट स्ट्रैंड को उसने नॉन सेंस स्ट्रैंड कहा है और कोडिंग स्ट्रैंड को उसे सेंस स्ट्रैंड कहा है। नॉन सेंस का मतलब है कि ये सिर्फ अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब है जो एमआरएनए बन के निकलने वाला है वो एग्जैक्टली कोडिंग स्ट्रैंड की सेंस देगा। सो इस वजह से इस तरीके से कई जगह टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, जो हमेशा 5' to 3' होता है। सो सिस्टोन क्या है? ऐसी एक डीएनए की सेगमेंट, डीएनए तो सो मच लॉन्गर इन लेंथ, डीएनए तो काफी लंबाई में होता है, पर पूरी लंबाई का डीएनए यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल नहीं होता। डीएनए का एक स्पेसिफिक टुकड़ा, एक सेगमेंट, डीएनए का एक सेगमेंट, फ्रेगमेंट नहीं, टुकड़ा नहीं बोलेंगे, टुकड़ा मतलब टूटा हुआ नहीं, एक तय किया गया सेगमेंट या टुकड़ा, तो जिसे बोलेंगे द ओनली डीएनए सेगमेंट फंक्शनल इन एनी सिंथेसिस इज नोन एज टू बी द सिस्ट्रॉन। कि कोई कुछ ऐसी चीज को सिंथेसिस करनी है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा है या आरएनए को सिंथेसिस किया जा रहा है। आरएनए सिंथेसिस मतलब कभी एमआरएनए बनाया जाएगा, कभी आरआरएनए, कभी टीआरएनए। तो हम बात करेंगे कि इन आरएनए को सिंथेसिस करने के लिए या स्पेशली एमआरएनए को सिंथेसिस करने के लिए डीएनए का एक खास ऐसा सेगमेंट, एक पार्ट जो फंक्शनल रहेगा और उस सिंथेसिस को, उस कार्य को वो अंजाम देगा, उसे कहा जाता है सिस्ट्रॉन। इसी सिस्ट्रॉन बेस पर मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है। हमारे यहाँ बेसिकली दो टाइप्स की सेल पाई जाती है, इस वजह से दो टाइप के डीएनए डिवाइड होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स को यूकैरियोटिक डीएनए कहा जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक डीएनए कहा जाएगा। तो यूकैरियोट्स में हमेशा डीएनए के ऊपर का कोई एक ही सेगमेंट एक सिस्ट्रॉन करके वर्क करेगा और एक ही सिस्ट्रॉन उस समय में काम करेगा, तो इस वजह से यूकैरियोट्स को मोनोसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है। सो ओनली कैरी वन फंक्शनल रोल एट अ टाइम, सो इज नोन एज टू बी द मोनोसिस्ट्रॉनिक। पर प्रोकैरियोट में हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियोइड नाम से सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम होता है, जिसको बहुत ही शॉर्ट समय में बहुत सारे काम एक ही समय में फॉलो करते हैं। तो एक ही समय में उस डीएनए के कई सारे सेगमेंट, कई सारे सिस्ट्रॉन्स बन जाते हैं और वो कई सारे नंबर ऑफ फंक्शनल रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं टू कैरी नंबर ऑफ फंक्शंस बाय नंबर ऑफ सिस्ट्रॉन्स ऑन डीएनए, सो इज कॉल्ड एज द पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यानी प्रोकैरियोट की हम अगर बात नहीं करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर हम आज जो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं, यूकैरियोट्स में पढ़ने वाले हैं,
तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरह का है, मोनोसिस्टोनिक है। ओके, कुछ ऐसी और टर्म्स, एक्सॉन्स किसे कहते हैं, तो डीएनए सीक्वेंसेस विच आर अपीयर और एक्सप्रेस्ड दैट इज प्रेजेंट इन मैच्योर आरएनए और एमआरएनए। जो भी आरएनए बनाया जा रहे, आरआरएनए, टीआरएनए या एमआरएनए, तो उसमें डीएनए के ऐसे कुछ खास सेगमेंट जो एमआरएनए जब मैच्योर होता है या आरएनए जब इमैच्योर से मैच्योर होते हैं, तो उस समय में उनमें वो स्पेसिफिकली अपीयर होता है या खुद को उसमें ढाल देता है, एक्सप्रेस करता है या उनमें प्रेजेंट होता है। तो ऐसे टुकड़ों को, ऐसे सेगमेंट्स को एक्सॉन्स कहा जाता है। देन इंट्रॉन्स क्या है, डीएनए सीक्वेंसेस विच आर नॉट अपीयर्ड और एक्सप्रेस्ड इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए अदरवाइज द एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बनाई जाएगी उस एमआरएनए में, मतलब टीआरएनए हो, एमआरएनए हो या आरआरएनए हो, तो उसमें जो बेस सीक्वेंसेस जिस समय में ये आरएनए पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, पर उस मैच्योर आरएनए में जो सेगमेंट निकाल के फेंक दिया जाएगा और नहीं प्रेजेंट रहेगा उसे इंट्रॉन्स कहेंगे। यहाँ हम ऐसा बोल सकते कि जब एमआरएनए पर प्रोसेसिंग होता है और इमैच्योर एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए बनाया जाता है, उस समय इमैच्योर से ये टुकड़े, ये डीएनए के सेगमेंट निकाल दिए जाते हैं जो एमआरएनए के स्पेसिफिक फंक्शनल रोल के लिए नेसेसरी नहीं होते। तो उन टुकड़ों को, उन सेगमेंट को इंट्रॉन्स कहा जाता है। ओके, जैसे मैंने अभी कहा है कि इमैच्योर आरएनए मैच्योरिटी में जब गेन करते तो एक प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग में 3 प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, स्प्लिसिंग, कैपिंग एंड द टेलिंग। अब स्प्लिसिंग क्या है, द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम मैच्योर आरएनए और एमआरएनए। एमआरएनए जब प्रोसेस करता है तो उसमें से दोनों होती है, उसकी एक एमआरएनए की लॉन्ग लेंथ होती है, उस लॉन्ग लेंथ में कुछ फ्रैगमेंट या कुछ सेगमेंट तक एक्सॉन कहलाए जाते हैं, कुछ सेगमेंट अल्टरनेट करते हुए इंट्रॉन्स, फिर एक्सॉन्स, फिर इंट्रॉन्स। तो इनमें से जो एक्सॉन्स होते हैं वो रखे जाते हैं और जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उसे स्प्लिसिंग यानी टुकड़ों में तोड़ना। ओके, देन कैपिंग, जब ये इस तरीके से स्प्लिसिंग होके सिर्फ एमआरएनए सिर्फ एक्सॉन्स के साथ रह जाता है, तो उस समय में एडिशन ऑफ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, यहाँ जो एटीसीजी होते हैं न्यूक्लियोटाइड, उसके अलावा एक नया न्यूक्लियोटाइड बन के आता है जिसे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, जिसका नाम है मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इस एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पर लगाया जाता है, ऐड किया जाता है, उसे कैपिंग कहा जाता है। 5 प्राइम हेड माना जाता है एमआरएनए का, और इस एमआरएनए में इस तरीके से अगर कुछ चीज लगाई जा रही है ना, कैप डाल दी जा रही है, तो इमेजिनेशन इज द वर्ड इज यूज्ड एज कैपिंग। ओके, टेलिंग, एडिशन ऑफ एडिनिलेट रेसिड्यू एट द 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए का 3 प्राइम एंड टेल माना जाता है, आखिरी हिस्सा माना जाता है, और इस आखिरी हिस्से में अगर कुछ और एक्स्ट्रा से कुछ और थोड़ा सा पुछ लगा दिया जाए, टेल लगा दिया जाए, जो एडिनिलेट रेसिड्यू कहलाता है। तो इस तरीके से एडिनिलेट रेसिड्यू अगर 3 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए को लगा दिया जाए तो उसे टेलिंग कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन अपने आप में फिर से 3 सब प्रोसेसेस में होता है। पहली प्रोसेस है इनिशिएशन, दूसरी है इलोंगेशन, तीसरी है टर्मिनेशन। इनिशिएशन प्रमोटर कैरी करता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन को जस्ट शुरू करने वाला, जो ऑलरेडी हमें पता है प्रमोटर क्या है। प्रमोटर यहाँ इस ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए एक्साइट होता है या एक्साइटमेंट देता है, तो उसे इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन के बाद एक एक नाइट्रोजिनस बेसिस आके एक सीक्वेंस में जुड़ के एमआरएनए बनाए जाते हैं। तो उस प्रोसेस को 1 बाय 1 नाइट्रोजिनस बेसिस जोड़ के इलोंगेट किया जाता है, इस वजह से इसे इलोंगेशन कहा जाता है, और इलोंगेशन हमेशा स्ट्रक्चरल जीन्स फॉलो करते हैं। तीसरी प्रोसेस होती है टर्मिनेशन, जहां पर एमआरएनए की एक लेंथ खास तरह की बन चुकी है, स्ट्रक्चरल जीन्स खत्म हो चुके हैं, अब इसको एंड किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन को रोका जाएगा, जिसे टर्मिनेशन कहा जाता है। टर्मिनेशन हमेशा फॉलो करता है टर्मिनेटर। ओके, देन ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 2 पार्ट्स में किया जाता है, एक कहा जाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा सिंपली ट्रांसक्रिप्शन या सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन। बट जस्ट बिफोर दैट हमने कहा है कि मे बी
ट्रांसक्रिप्शन में तीनों आरएनएस बनाए जाते हैं जिनको हमने नाम दिया आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो यहाँ इन यूकैरियोट्स की बात अगर करते हैं तो इन यूकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक खास तरह का एंजाइम नेसेसरी होता है। उस एंजाइम के बिना ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जिसे हमने नाम भी पढ़ा है, लिखा है, जिसे कहा हमने डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सिंपली अगर रेफर करते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन में अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी अचानक से 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ऐसा भी पूछा जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स विच इज आर यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। तो जिसमें हम पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। अब ये 3 क्यों? तो मे भी जिस ट्रांसक्रिप्शन में अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम इस्तेमाल अगर हो गया तो उस समय में सिर्फ और सिर्फ उस ट्रांसक्रिप्शन में आरआरएनएज ही बनाए जाएंगे। अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम अगर इस्तेमाल होता है तो उस ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एमआरएनए बनाया जाएगा, जिसका दूसरा नाम है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। इस एमआरएनए को हेट्रोन्यूक्लियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स का होता है और बहुत लंबी सेगमेंट में होता है, एक लंबी लेंथ में होता है। इसके जैसा लंबा लेंथ वाला आरएनए ना आरआरएनए होता है ना टीआरएनए होता है। सो इस वजह से इसे नाम दिया जाता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, इसका दूसरा नाम है। कभी कभी शॉर्ट नोट ऑन एमआरएनए नहीं तो एचएनआरएनए या हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए करके भी पूछा जा सकता है। तीसरी एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम अगर इस्तेमाल होता है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ टीआरएनए बनाया जाता है। टीआरएनए तीनों आरएनए की तुलना में सबसे छोटा आरएनए होता है, इस वजह से इसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है। सो इन दिस वे किस ट्रांसक्रिप्शन में या फिर इन ट्रांसक्रिप्शन में कौन सी आरएनए बनाई जा रही है डिपेंड करता है बाय द यूजिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। 1 इस्तेमाल होता है तो सिर्फ आरआरएनए, 2 इस्तेमाल होता है तो एमआरएनए, 3 इस्तेमाल होता है तो टीआरएनए। अगर हम बात करते हैं कि एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एमआरएनए बन रहा है, तो सिर्फ उसमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है? आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम। ओके, अब हमने कहा है कि मे बी इन यूकैरियोट में जो आरएनएज बनता है वो नॉन फंक्शनल होता है या इमैच्योर होता है। तो जैसे मैंने अभी अभी कहा है कि ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली 2 पार्ट्स में किया जाता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी ट्रांसक्रिप्शन या सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं जब से कि आरएनएज बनता है या एमआरएनएज बनता है। एमआरएनएज बनता है ने इस ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज 2 इस्तेमाल होकर एमआरएनए को जन्म दिया जा रहा है, एमआरएनए को सिंथेसाइज किया जा रहा है। पर जैसे जस्ट एमआरएनए बनता है वो एमआरएनए यूकैरियोट्स में इमैच्योर और नॉन फंक्शनल एमआरएनए कहलाता है, क्योंकि इस एमआरएनए में इंट्रॉन्स भी होता है और एक्सॉन्स भी होता है। एमआरएनए को इस समय में या उस समय जिस समय हमारी सेल में जिस तरह का प्रोटीन बनाना है, जो नीड है प्रोटीन की, उसके अनुसार सिर्फ एक्सॉन्स उस एमआरएनए में होना चाहिए। लेकिन ये एमआरएनए जो अभी अभी जस्ट बन के निकला है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन में, वो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों के साथ है। इंट्रॉन्स एक वेस्टफुल सेगमेंट है एमआरएनए का। तो मे बी अगर इस तरीके से इमैच्योर और नॉन फंक्शनल एमआरएनए बनता है तब उसे दूसरा पार्ट ट्रांसक्रिप्शन का कैरी करता है, ट्रांसक्रिप्शन या सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर और फंक्शनल एमआरएनए बनाया जाता है, जो कि अब हमारी बॉडी, हमारी शरीर में या हमारी सेल में ट्रांसलेशन, एक्चुअल ट्रांसलेशन फॉलो करेगा या एक्चुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगा। तो मे बी इस नॉन फंक्शनल एमआरएनए पर ट्रांसक्रिप्शन या सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेसिंग की जाती है या 3 प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं फॉर इमैच्योर एमआरएनए टू मैच्योर एमआरएनए बनाने के लिए, या हम ऐसा बोलेंगे कि नॉन फंक्शनल एमआरएनए को फंक्शनल एमआरएनए बनाने के लिए। फंक्शनल किसके लिए? तो अभी ट्रांसक्रिप्शन के बाद यही एमआरएनए क्या फॉलो करेगा? ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के लिए एग्जैक्टली एक्यूरेट एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए बनाने के लिए। तो उसमें 3 प्रोसेसेस कैरी की जाएगी, एक स्प्लिसिंग, दूसरी कैपिंग और तीसरी टेलिंग, जो हम यहाँ पर इस तरीके से स्प्लिसिंग, कैपिंग और टेलिंग डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ तक हमने राइटिंग स्किल के बेस पर समझा है। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को डायग्रामेटिक स्केच पर जिस समय में समझने की कोशिश करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन इजीली हमारे माइंड में आ जाएगा। सो diagrammatic explanation discussed in a further video. Thank you.